स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास जिस तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, तो हम उनमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फाइनली। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ये एसिटिक एसिड है और चूँकि एस्टर बना रहे हैं तो इसको हमने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, और इस रिएक्शन से ये इथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है ये बना और साथ में वाटर बन गया। तो देखें, इसमें जो ये इथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस हो गया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के कम्बिनेशन से वाटर बन गया, और बाकी इन एसीटेट आयन और इथाइल रेडिकल के कम्बिनेशन से इथाइल एसीटेट बन गया, और ये एक एस्टर है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो सपोज़ हमारे पास एसिटिक एसिड के ए मोल्स हैं, इथाइल अल्कोहल के बी मोल्स हैं, और ये ज़ीरो टाइम है, उस वक्त अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 मोल्स हैं। अगर टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो लेट अस सपोज कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स के एक्स मोल प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट के जितने मोल प्रोड्यूस होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये शो कर रही है कि दूसरी प्रोडक्ट के भी उतने ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर इसके एक्स मोल प्रोड्यूस होते हैं तो इसके भी एक्स प्रोड्यूस होने चाहिए, अगर इसके वाई मोल प्रोड्यूस होते हैं तो इसके भी वाई मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो जब इनके एक्स मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनका अगर 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है। ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर हर रिएक्टेंट के साथ कोफिशिएंट 1 है, जो यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अलजेब्रिक टर्म्स में आपको पता है कि 1 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल, यहाँ पर हम अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर 1 की वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब है अगर इनका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के जो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया है प्रोडक्ट की कि एक्स मोल प्रोड्यूस हुए हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हुए, तो इसका मतलब है इसके कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे। इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है। अब इसका एक्स मोल प्रोड्यूस हुए हैं तो इसके एक्स मोल कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसके स्टार्टिंग नंबर ऑफ मोल्स से ए मोल्स, और रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये इस ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिटिक एसिड के। सिमिलर इज़ द केस विद इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर भी चूँकि 1 और 1 की रेशो है प्रोडक्ट्स के साथ, तो अगर इथाइल एसीटेट के एक्स मोल प्रोड्यूस हुए हैं तो इसके भी एक्स मोल एसिटिक एसिड की तरह कंज्यूम हो जाएंगे, और इसके रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे बी माइनस एक्स मोल्स। ये हैं इक्विलिब्रियम टाइम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, जैसा कि हमने तरीकाकार पहले देख लिया है जनरल एक्सप्रेशन से, तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को ज़रब देंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को का हासिल ज़रब। तो ये हमने कंसंट्रेशंस को देख लिया कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स की और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की। लेकिन हमें ये वैल्यूज़ मालूम नहीं है, हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, ना कि कंसंट्रेशंस। जबकि कंसंट्रेशंस और नंबर ऑफ मोल्स में क्या फ़र्क होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाती हैं कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पर यूँ समझें कि अगर हमें ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, जब तक हमें इन सब्सटेंसेस का वॉल्यूम मालूम नहीं होगा, तो या इस सारी मिक्सचर का वॉल्यूम मालूम नहीं होगा, तो हम कंसंट्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे इनकी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा मिक्सचर जो है इसका कोई भी वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम V डेसीमीटर क्यूब है। तो अगर ये वॉल्यूम V हमारे पास मौजूद हो तो फिर हम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तमाम सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तमाम के करेस्पॉन्डिंग यानी इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम वॉल्यूम V पे डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह
एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो ये बन जाएगा A माइनस एक्स नंबर ऑफ मोल्स हैं और V वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे डिवाइड किया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इतने मोलर कंसंट्रेशन बन गई इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड की। सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट है इथाइल अल्कोहल, उसकी ये मोलर कंसंट्रेशन, ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से लिए और वॉल्यूम चूँकि मिक्सचर का है पूरे का, उसमें वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल का भी शामिल है, तो ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन इथाइल एसीटेट की, वो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स के और वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वाटर की मोलर कंसंट्रेशन हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब हमें ये सारी कंसंट्रेशन मालूम हो जाए तो फिर हम इसमें पुट करके केसी के लिए फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इससे हमें ये वाली इक्वेशन हासिल होगी। ये समझो कि इथाइल एसीटेट के मोलर कंसंट्रेशन, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन और इथाइल अल्कोहल की मोलर कंसंट्रेशन। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ लें कि वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वी स्क्वायर, और इस तरह ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स ये वैल्यू रह जाएगी। और ये इक्वेशन शो कर रही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है, और इसका मतलब है प्रेशर का भी कोई असर नहीं होगा इस रिएक्शन पर। तो हमने देखा था जब हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखी थी कि जब प्रेशर ने इफेक्ट करना होता है किसी रिएक्शन पर, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं था, दोनों के 2 मोल्स थे, रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी। तो इस वजह से यहाँ पर केसी के साथ वॉल्यूम की कोई रिलेशनशिप हमारे सामने नहीं आ रही। दूसरी बात, ये रिएक्शन वैसे भी एक्वस फेज में हो रहा है, तो वहाँ पर एक ये भी कंडीशन थी कि वॉल्यूम से इफेक्ट होने के लिए या प्रेशर से इफेक्ट होने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर उस वजह से भी प्रेशर इफेक्ट नहीं कर सकता, और अगर फर्ज करें ये सारे गैसियस स्टेट में भी होते तब भी चूँकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है दोनों साइडों पर, इस वजह से केसी वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट रहेगा। ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट केस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, जो कि एसिडिफिकेशन है एसिटिक एसिड की। अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। ये जब डिसोसिएट होता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाते हैं और क्लोरीन बनाते हैं। तो इसमें समझ लें कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन ये प्रोडक्ट्स हैं, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक रिएक्टेंट है। अब हम इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं जब टाइम 0 है, वो उसी तरह हाइपोथेटिकल कंसंट्रेशन हमने ए मोल ले ली। और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान 1:1 की रेशो है, और इसके साथ प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की भी 1 की रेशो है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका जितने मोल प्रोड्यूस होंगे इसके भी उतने ही मोल्स प्रोड्यूस होंगे और इसके इतने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो सपोज़ कि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर PCl3 के x मोल प्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर PCl3 के x मोल प्रोड्यूस हुए हैं तो Cl2 के भी x मोल ही प्रोड्यूस होंगे, और इसके रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, A माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम पर जो हमारे सामने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो PCl5 के A माइनस एक्स, PCl3 के x और Cl2 के x। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कंसंट्रेशन हरगिज़ नहीं है। कंसंट्रेशन उस वक्त बनती हैं जब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इनको नंबर ऑफ मोल्स ज़रूर समझेंगे, ना कि हम इनको कंसंट्रेशन समझेंगे। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमें इन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस पुट करनी होती हैं। अब इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में ये सब्सटेंसेस मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि हम इनमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पुट कर सकते, बल्कि हमें इनकी मोलर कंसंट्रेशंस को पुट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, वैसे ही प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीपल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीपल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है इसलिए मल्टीपल नहीं है, जस्ट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है। और इन तमाम सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम एक एग्जम्पशन ले लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम V डेसीमीटर क्यूब है, और इस तरह इन तमाम सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम
हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस वॉल्यूम की मदद से। तो ये हमारे पास इन तमाम सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशंस आ गई। अब यहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, वहाँ पर इनको हटाकर इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये बन जाएगी। अब इसमें फिर देखें कि ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस एक्स ओवर वी है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको हमने ये तो स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इसको फर्दर एक स्टेप और लेते हैं तो ये वॉल्यूम स्क्वायर इस वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो जाएगा, यूँ एक्स स्क्वायर ओवर वी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि Kc की वैल्यू वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। तो ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था जो गैसियस फेज में हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट हैं। प्रोडक्ट के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 1 नंबर ऑफ मोल हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Kc की वैल्यू वॉल्यूम पर डिपेंडेंट आ रही है। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है Kc के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। या अगर हम इसको प्रेशर के साथ रिलेट करें, चूँकि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पर हम Kc को डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे प्रेशर के साथ। तो इसका मतलब प्रेशर जब बढ़ेगा तो Kc की वैल्यू भी बढ़ेगी, और Kc की वैल्यू बढ़ती है तो समझ लें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो Kc की तो चेंज नहीं हो सकता। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और हमने वहाँ पर जब हमने प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया था, हमने कहा था कि इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इस रिलेशनशिप से ये जाहिर हो रहा है कि Kc की वैल्यू प्रेशर के इंक्रीज होने से बढ़ जाएगी, और Kc की वैल्यू कांस्टेंट अगर अचीव करनी है दोबारा पहले वाली वैल्यू, तो इसका मतलब Kc की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर Kc को पहले वाली पोजीशन पे लेके जाना है, क्योंकि Kc एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमेशा यकसा रहती है, तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू भी डिक्रीज़ करे, और इस तरह प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में शिफ्ट होना कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हेंस इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन में आप देखें कि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि वहाँ पर 1 मोल था PCl5 का, जबकि प्रोडक्ट साइड पे इनका 1 मोल ऐड होकर 2 मोल हो जाते हैं। तो इस तरह वो चीज़ भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है जो हमने वहाँ पर स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपको ये बात प्रूव करनी पड़ जाए कि जो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, तो इस एग्जांपल के ज़रिए जो ये फाइनल रिलेशनशिप आती है यहाँ से वो चीज़ प्रूव भी हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की। इसको डिसोसिएट जब करते हैं तो ये यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आपने लिखना है। ये PCl5 गलती से लिखा हुआ है, तो इसको आपने ये वाला कंपाउंड यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डिसोसिएशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है उसकी। इसमें भी यहाँ पर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन का है। वहाँ पर भी रिएक्टेंट का 1 मोल था और प्रोडक्ट के 2 मोल से फ़र्क ये है कि वहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स थी, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो यहाँ पर सिमिलर रिलेशनशिप आनी चाहिए अभी से, अगर हम देख कर अंदाज़ा लगाएं। तो अब बाकी चीज़ हम बाकी देखें, हम इसको प्रूव करते हैं और हम देखते हैं कि वही रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। और यहाँ पर भी एक रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, तो ये तो बात तय है कि प्रेशर से इफेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशंस इस रिएक्शन में अच्छी फुलफिल हो रही हैं। एक तो ये कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस मौजूद है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। तो अब इसको हमने फर्दर ये चीज़ प्रूव कैसे करनी है कि वाकई ये
वॉल्यूम से या प्रेशर से इफ़ेक्ट होगा और क्या इफ़ेक्ट होगा। और अभी हमने जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसका इफ़ेक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में हुआ है कि इंक्रीज इन रिएक्शन शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर भी वही चीज़ होनी चाहिए, या हम इतना भी अगर प्रूव कर लेते हैं कि केसी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो सारी कंक्लूजन जो हमने वहाँ पर ड्रा किए हैं वो यहाँ पर भी ड्रा किए जा सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम आगे चलते हैं। ज़ीरो टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंसंट्रेशन ए मोल्स, और उस वक्त प्रोडक्ट अभी नहीं बने हैं। और अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो समझ लें कि यहाँ पर अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर इसके x मोल कंज्यूम हुए हैं तो इसके 2x मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे 2x मोल होंगे, जबकि इसके रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स a-x होंगे। अब इस रिएक्शन को देखकर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के जनरल फार्मूला से हम उसका नतीजा खस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रेज टू द पावर, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमने यहाँ पर ले लिए। अब इसके बाद हमने रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिया, और यहाँ पर चूँकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यहाँ पर कोई पावर नहीं आएगी, और ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस होंगी। मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ले लेते हैं, वी वॉल्यूम तमाम रिएक्शन मिक्सचर का, और यहाँ से हम रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं उनके इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम पे डिवाइड करके, और सिमिलरली प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करके। अब ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। N2O4 की इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशंस को यहाँ पर, और NO2 की मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है Kc के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखें, ये जो पावर 2 है तो ये 4x² हो जाएगा, ये v² हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसका सोल्यूशन क्या आता है, तो ये देखें 4x² ओवर v² डिवाइडेड बाई a-x ओवर v। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में ये स्क्वायर इस v से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये बच जाएगा 4x² ओवर v इंटू a-x। तो ये इक्वेशन फिर दोबारा देखें शो कर रही है कि Kc इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और या Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और सिमिलर कंक्लूजन होंगे जो हमने वहाँ पर ड्रा किए कि इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी सिमिलर कंक्लूजन्स रहेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस से सिंथेसिस की जाती है अमोनिया की, और ये इंडस्ट्रियली बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अमोनिया बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। तो इसको पहले सिंथेसाइज किया जाता है, और इसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो नाइट्रोजन, जो कि हवा से हासिल होती है, बहुत सस्ता रॉ मटेरियल है, और उसके अलावा हाइड्रोजन ले ली जाती है, और हाइड्रोजन नॉर्मली नेचुरल गैस से हासिल की जाती है। तो अमोनिया को जो इंडस्ट्री में सिंथेसिस की जाती है वो हैबर प्रोसेस के ज़रिए की जाती है, और यहाँ पर हम हैबर प्रोसेस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम देखें कि तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये गैशियस स्टेट्स में है, और इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का भी डिफरेंस मौजूद है। रिएक्टेंट के 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जो हमने प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया था उसके मुताबिक यहाँ पर प्रेशर को इफेक्ट करना चाहिए, और किस तरह से इफेक्ट करना चाहिए कि इंक्रीज इन प्रेशर शुड शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए पिछले 2 एग्जाम्पल से हटकर। तो ऐसा क्यों है, ये ज़रा एरो का निशान ज़रा कंसीडर कर लीजिएगा, ये ऊपर है। तो यहाँ पर देखें इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है अमोनिया वाली साइड पर, तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, सो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, इसके लिए हम देखते हैं कि तमाम रिएक्टेंट्स, तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं जब टाइम 0 है। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और एट
equilibrium time, we can suggest that if x mole of nitrogen is consumed, its remaining number of moles will be a minus x, and if x number of moles nitrogen is consumed, then balanced chemical equation shows that 3 number of moles of hydrogen should be consumed. So remaining number of moles of hydrogen are equal to b minus 3x. और नाइट्रोजन का अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया के। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x मोल कंज्यूम हुए हैं तो इसके 2x मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये है इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। उसके बाद हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन की जो फाइनल कंक्लूजन थे उसकी मदद से ये देखें, तमाम सब्सटेंस पहले प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ली और यहाँ पर पावर दे दी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद है। इसी तरह नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर पावर 1 है, 1 नहीं लिखा गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलर कंसंट्रेशन और यहाँ पर इसकी पावर 3 है। अब ये इन कंसंट्रेशंस की क्या वैल्यूज़ हैं अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए, तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम V है और इस तरह नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम। सिमिलरली हाइड्रोजन के मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये वॉल्यूम है, इस पर डिवाइड करके। और इसी तरह अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर और ये इसका वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया 2x/v। अब ये तमाम वैल्यूज़ यानी यहाँ पर हम रख देंगे 2x/v, यहाँ पर a माइनस x/v और यहाँ पर b माइनस 3x/v। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 4x² / v², जबकि यहाँ पर आ जाएगा a माइनस x इंटू b माइनस 3x इंटू 1/v रेज टू द पावर 4, 1/v रेज टू द पावर 4, क्योंकि ये क्यूब यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर v है तो v³ मल्टीप्लाइड बाई v रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये समझे v² इस v रेज टू द पावर 4 के साथ कैंसिल आउट होगा और v² यहाँ पर बच जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो ये जब यहाँ से हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो v² न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो 4x² इंटू v² डिवाइडेड बाई a माइनस x इंटू b माइनस 3x, ये यहाँ पर 3x का क्यूब भी है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है जो फाइनल रिलेट कर रही है Kc की वैल्यू को वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। सो इसका मतलब है कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से मुराद ये है कि अगर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो Kc की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब Kc की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। तो ये कब हो रहा है? जब प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, इन्वर्स रिलेशनशिप जो है। तो यहाँ पर देखें ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रही है कि अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ये Kc की वैल्यू डिक्रीज़ कर जानी चाहिए। और Kc की वैल्यू डिक्रीज़ करने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रही है। तो उसको दोबारा पहले वाली वैल्यू पे रिस्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो और वो दोबारा Kc अपनी पहले वाली वैल्यू पे पहुंच सके। तो इस वजह से इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। Hence, increase in pressure shifts reaction towards forward direction towards smaller number of moles। यहाँ पर smaller number of moles चूँकि प्रोडक्ट में मौजूद हैं to maintain value of Kc constant। तो स्टूडेंट्स ये हैं डिफरेंट important chemical reactions के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एक्सप्रेशंस, जहाँ पर हमने कंसंट्रेशंस को पुट करके इनके एक्सप्रेशन डिराइव किए और हमने प्रूव किया कि वॉल्यूम के साथ या प्रेशर के साथ Kc की क्या रिलेशनशिप्स आती हैं। तो इस तरह ये जो एक्सप्रेशन हमने आपको बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत सारे
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे। तो अब इस लेक्चर को तैयार कर लें, उसके बाद हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे जो आपको सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें आपके कंसेप्ट्स किसी हद तक क्लियर हुए हैं।